नमस्कार दोस्तों, एएम स्टडी में आपका स्वागत है। गेट रेडी फॉर स्टडी। और अगला जो अधिनियम है वह है भारत शासन अधिनियम 1919। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 भारत शासन अधिनियम लाया गया, ठीक है। और ये क्या हुआ कि जो भारत शासन अधिनियम जो है वह 1921 में लागू हुआ। ओके, 1921 में लागू हुआ। और इस कानून को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड का सुधार भी के नाम से भी जाना जाता है। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। मोंटेग्यू कौन थे? मोंटेग्यू थे वो भारत सचिव थे, और जो चेम्सफोर्ड थे भारत के वायसराय थे। राइट। जो पहला नाम है वो सचिव होंगे, भारत के सचिव। और जो चेम्सफोर्ड है उसके बाद वाला जो नाम होगा वो वायसराय होंगे, ठीक है। ये याद रखना है, राइट। और और है दूसरा जो पॉइंट है, 1 मिनट आगे मैं इसको हटा लेता हूँ। हाँ, इसके बाद जो है कि जो केंद्रीय और जो प्रांतीय विषयों की सूची को पहचान कर लिया, और उन्हें क्या किया, अलग करके राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम कर लिया। राज्यों पर जो है कि केंद्रीय नियंत्रण कम कर लिया। ओके। और केंद्र और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियां के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार दे दिया। लेकिन सरकार का जो ढांचा था वो केंद्रीय और एकात्मकता वो बनी। देखिए, प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभक्त कर दिया, बांट दिया। पहला था हस्तांतरित और दूसरा था आरक्षित। देखिए, हस्तांतरित जो विषय था उस पर क्या होता था कि जो गवर्नर होता था उसका शासन होता था। अब गवर्नर का शासन होता था, कैसे होता था? इस पर जो वो गवर्नर जो शासन करता था वो मंत्रियों की सहायता लेता था, और जो मंत्री जो होता था वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होता था। राइट। यानी मंत्रियों के द्वारा जो होता था, कोई जो विषय है उस पर वो शासन करता था। और जो दूसरा है आरक्षित। जो आरक्षित विषय था वो गवर्नर की जो कार्यपालिका थी, यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसकी सहायता से वह शासन करता था। राइट। और विधान परिषद के प्रति क्या ये उत्तरदायी नहीं होता था। राइट। यानी जो आरक्षित विषय में जो है, जो गवर्नर होता था वो डायरेक्ट शासन करता था। ओके, यहाँ तक आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। और इस प्रकार क्या हुआ कि शासन की इस दोहरी व्यवस्था को क्या कहा गया? द्वैध शासन कहा गया। यानी इसको ये द्वैध शासन कहा गया, यानी डायआर्की। जो डायआर्की है जो है वह यूनानी शब्द है। राइट। ये जो दोहरी शासन व्यवस्था है ये समझिए कि शासन की एक व्यवस्था है। राइट। चलिए आगे देखते हैं। क्या हुआ कि इस अधिनियम ने, यानी 1919 का भारत शासन अधिनियम ने क्या किया कि पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था का और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था का प्रारंभ की। ओके। इस प्रकार क्या हुआ कि भारत विधान परिषद के स्थान पर क्या हुआ कि द्विसदनीय व्यवस्था, यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन कर दिया गया। दो सदन बना दिया गया सेंटर में, क्या एक राज्यसभा और लोकसभा का गठन कर दिया गया। जो दोनों सदन थे उसके बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाने लगा। राइट। इस तरह की कार्यकारी परिषद थे, यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, उसमें 6 सदस्यों में से, यानी 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक था। यानी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था जो वायसराय का, ठीक है, उसमें 6 सदस्य होते थे, और उसमें 3 सदस्यों को भारतीय होना कंपलसरी कर दिया। राइट। पॉइंट है, सांप्रदायिक आधार पर सिखों और भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया। जो पहले 1909 में जो था वह था सिर्फ मुसलमानों के लिए, लेकिन अब क्या हुआ कि जो पृथक निर्वाचन में एक्सपेंशन कर दिया गया, यानी उसमें विस्तार कर दिया, जिसमें सिखों और भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों को जो यूरोपीय थे उनको पृथक निर्वाचन के सिद्धांत पर विस्तारित कर दिया गया। अब क्या था कि जो सिख होंगे वह सिख को वोट देगा, जो भारतीय ईसाई होंगे उसको भारतीय ईसाइयों को वोट देगा, यानी जो जिस कम्युनिटी से था उसी को वो वोट देते। जो संपत्ति कर होते, टैक्स होते हैं, या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया गया।
यानी सीमित ही सही 1919 में थोड़ा सा वोट डालने का अधिकार मिल गया था, मगर सीमित ही मिला था। वो कौन सा था? एलिट वर्ग के लिए था, जो हाई प्रोफेशनल थे, यानी मतलब कहने के शिक्षा के आधार पर, यानी जो हाई प्रोफेशनल एजुकेटेड थे, वो उसको, जो बहुत ही धनी लोग थे उनको वोट देने का अधिकार दे दिया, लेकिन अभी आम आदमी को नहीं दिया था। राइट। अगला जो पॉइंट है, इस कानून के क्या हुआ कि इस कानून ने क्या हुआ कि लंदन में एक भारत का उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन कर दिया गया। और इस कार्यालय में क्या होता था कि जो भारत के जो सचिव होते थे, उसके जो कामों को, बर्डन को कम करने के लिए ये उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन किया गया था। और जो भारत के सचिव द्वारा जो किए जा रहे कुछ कार्य को उच्चायुक्त को ट्रांसफ़र कर दिया गया। राइट। अगला जो पॉइंट है कि एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, यानी इस अधिनियम के तहत एक लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का गठन किया गया। और ये 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया, यानी 1926 में। अब देखिए, इसमें लोक सेवा आयोग बनने के लिए एक 1923 में आया था ली कमीशन। ली कमीशन 1923 में आया था, 1927 में आया था। तो इसी के आधार पर जो है लोक सेवा आयोग का गठन के लिए भी इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। राइट। थोड़ा इसको मिटा दो। और अगला जो पॉइंट है, इसमें पहली बार क्या हुआ कि जो केंद्रीय बजट थे वो राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया, और राज्य विधानसभा को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए क्या हुआ, अधिकार दे दिया। यानी अब क्या होता था कि पहले जो होता था केंद्रीय बजट में ही राज्यों का बजट मिला दिया जाता था और केंद्र में ही प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ कि जो केंद्र के साथ साथ क्या हुआ कि राज्यों को भी अपना अपना बजट बनाने का अधिकार दे दिया गया, जो अभी भी वर्तमान में केंद्र जो बजट पेश करती है और साथ में राज्य सरकारें भी बजट पेश करती हैं। राइट। उसी टाइप का यहाँ पर 1919 में दे दिया। इसके तहत एक इम्पोर्टेंट काम हुआ कि एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, यानी लीगल कमीशन का जो गठन किया गया, जिसका कार्य यह था कि 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। किस बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करना है? यानी 1919 के बाद जो ये अधिनियम लागू हुआ, क्या इसमें डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या कार्यनीति हुआ, उसके आधार पर क्या क्या बदलाव करना चाहिए। तो ये 10 साल के बाद ये जांच पड़ताल करेगा। 10 साल के बाद क्या होता कि अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता, किसके बारे में? 1919 के अधिनियम के बारे में, और उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ है और क्या सुधार करना है, क्या नहीं करना है, उसके विषय में ये था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।